हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात कर लेते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। इसके जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं रिपीटेडली जो आपके पेपर में आए हुए हैं नीट के में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, वो हाईलाइटेड हैं लाइंस, वो बार बार रिपीटेडली आई हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ये जो डायग्राम है, ये वाला, ये डायग्राम जो है इसको कभी भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपरली इसको लर्न कर लेना है। एक भी मिनट नहीं होता है कि आप इसको स्किप करें। ठीक, दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ईस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, मींस ईस्ट की जो सेल्स होती है वो 90 मिनट्स में डिवाइड कर सकती हैं। एम फेज जो होता है, उस एम फेज में से अगर मान लीजिए 95% जो होता है वो इंटरफेज लेता है, तो उसका 5% जो होता है वो आपका सिर्फ एम फेज के लिए होगा। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें से आपको ये पोर्शन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली 23, 21, 19, 20 ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक, सबसे पहले आपको ये G1, S और G2 इनके बारे में क्या है, क्या फुल फॉर्म है, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है इंटरवल टाइम बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, G1 होता है। दूसरा होता है कि सेल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव करती है। ठीक है, और एस फेज जो होता है, इस एस फेज में आप ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट जो होता है हर सेल के लिए डबल हो जाएगा। बट जो इनिशियल अमाउंट, जैसे मान लीजिए अगर 2C है तो वो डबल होने के बाद क्या होगा, 4C। और भी आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ 6C है तो ये कितना हो जाएगा, 12C। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली। दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पर आपको ये जरूर पढ़ना है कि एस फेज जो होगा उसमें सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होंगे। पढ़ने वाली बात है और पढ़ लेना। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है कि एस फेज के बाद आता है आपका G2 फेज। उस G2 फेज में क्या होता है, बेसिकली आप ये पढ़ते हैं कि G2 फेज के अंदर सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिससे कि माइटोसिस इजीली हो सके। ठीक, नेक्स्ट बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट ये है क्या कि भैया क्वेश्चन स्टेज जो होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको G0 फेज बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, हार्ट सेल्स। क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो आपकी सेल्स होती है वो एक रेस्ट स्टेज में चली जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लिखा हुआ है कि आपके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स ही क्या करती हैं, सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि लेकिन कुछ में आप ये देखेंगे कि हेप्लॉइड सेल्स ही हो जाती हैं और माइटोसिस शो कर देती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेल हनी बी। दूसरा आता है कि प्लांट्स में भी माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल्स ही शो करते हैं। नेक्स्ट होता है एम फेज। एम फेज में आपने ये याद रखना है कि एम फेज जो होता है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पमार्ट करके आप इन्हें याद कर सकते हैं, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। पमार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और द टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज में आप पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। दो स्टेजेस होती हैं, अर्ली प्रोफेज एंड द लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज क्या है, ये वाला, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट होगा। और लेट प्रोफेज में आप क्या पढ़ेंगे कि लेट प्रोफेज जो होता है ये वाला, इसमें आप ये देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर मेटाफेज। मेटाफेज का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर आप क्रोमोसोम की इजीली स्टडी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2016, 11 और 20 का है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर जो है अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमेयर से नहीं बेटा, सॉरी, काइनेटोकोर से वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटाफेज ये होता है। उसके बाद बनती है यहाँ पर मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट का मतलब है कि ये बीच में अलाइंग हो जाते हैं द इक्वेटर रीजन, तो एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए आप इसको कह देते हैं कि ये कैसा है, मेटाफेज प्लेट। तो आप कह देते हैं कि ये क्या चीज बनी हुई है, मेटाफेज प्लेट। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है एनाफेज। तो एनाफेज में आप जब थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो वहां पर ये देखेंगे, एनाफेज जो होती है उस एनाफेज में आप ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं और इक्वेटर रीजन पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। फिर आती है टीलोफेज। टीलोफेज में आप ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप और बनना स्टार्ट हो जाता है और न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं जो प्रोफेज में गायब हुए थे।
दूसरा आपको ये याद रखना है, ये जो डायग्राम है ये वाला, ये 2013 में आया हुआ है। ये किसका है? टीलोफेज का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिफॉर्म हो गई है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेल का डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल प्लेट है वो फॉर्म हो जाती है। अब ये दो तरीके से होता है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के केस में अलग अलग होता है। अगर आप एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल्स के केस में आप ये पढ़ते हैं, सेल जो है अगर अंदर की तरफ डिवाइड होती है तो आप उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल डिवीजन। दूसरा अगर आप प्लांट्स के केस में पढ़ते हैं तो प्लांट के केस में बेटा ये पढ़ेंगे, सेल जो है अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड होती है तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। सिमिलरली प्लांट्स में मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है। ये मिडिल लैमेला जो होती है एक सेल प्लेट बना देती है। इस सेल प्लेट की वजह से ही डिवीजन होता है एक सेल का दूसरी सेल से। ठीक है, और हमारी जो सेल्स होती है मींस एनिमल्स की जो सेल्स होती हैं उसमें एक रिंग बनती है। चलिए नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी चलिए नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उसे आप बोलेंगे सिनकाइटियम। ठीक है, और जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होते हैं उसे कोएनोसाइटिक बोलते हैं। ये फंगी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सिमिलरली आप सिनकाइटियम पढ़ते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट में, ये क्लास 12th में भी आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इजीली आप कर सकते हैं कि भैया ये हमारी कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ के लिए आती है, रिपेयर के लिए आती है, और जो न्यूक्लियर प्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो है उस पर डिपेंड किया करता है कि भाई ये मेंटेन हो जाता है लाइक दैट। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है? मियोसिस। मियोसिस जो होता है दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अगर मैं आपसे कहूं कि मियोसिस 1 जो होती है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, इधर देखिए, मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकेंड। ठीक है, इससे पहले होना होता है आपका इंटरफेस। इससे पहले क्या होता है? इंटरफेस। चलिए नीला पैन, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में जो एस फेस होगा सिर्फ उसी में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर सेल चली जाती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद फिर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद होगा इंटरकाइनेसिस। ये एक ऐसा फेज होता है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में होता है। ठीक है, फिर दोबारा से साइटोकाइनेसिस फॉलो अप होती है। आपको याद ये रखना है कि डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है, बार बार रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात आ जाती है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं जो उनकी स्टेजेस सेम रहेंगी, जैसे आपने एम फेज में पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस आपको याद क्या रखना है कि अगर सेकेंड है तो सेकेंड दो 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 लगा देना, अगर एक है तो एक एक, एक लगा देना। अब आता है सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट पेज जिसमें आपको भरमार मिली हुई है PYQs की। इसके क्वेश्चन जो होते हैं 20, 13, 19, 23, 22, 15, 18, 20, 16, 21, इवन देन 25 में भी इनके क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ना है कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज फर्स्ट, ओनली प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, उसकी 5 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। ये जो 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटिन, डिप्रोटीन और द डाइकाइनेसिस होती हैं। अब इन स्टेजेस में अलग अलग होता है। लेप्टोटीन में आप पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। जाइगोटीन में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर साइनेप्सिस होती है, एक स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है इस तरीके से, तो बाइवेलेंट फॉर्म होता है। बाइवेलेंट 2 का और 4 क्रोमोसोम का होता है टेट्राड। अब बात आती है कि पेयरिंग जो होती है वो सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? देखिए इधर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम में अगर आप जीन की बात करें तो दोनों क्रोमोसोम में आप यहाँ देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम पर यहाँ जीन प्रेजेंट है, दूसरे पर भी यहाँ जीन प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ जीन प्रेजेंट है तो यहाँ जीन प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स ये बिल्कुल ऐसे जुड़वा है इसका। अगर इसके पास यहाँ जीन है तो इसके पास भी है, और यहाँ है तो यहाँ है, तो इसीलिए आप इनको बोलते हैं होमोलोगस। सेम लोकेशन पर जीन का प्रेजेंट होना, दैट इज नोन एज अ होमोलोगस। इसके बाद आप पढ़ते हैं पेचाइटिन स्टेज। पेचाइटिन स्टेज में आपको ये पढ़ना होता है बेटा, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, सबसे ज्यादा होती है आपकी
ये रहा द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब पेचाइटिन जो होती है वो सबसे बड़ी स्टेज होती है। क्यों होती है सबसे बड़ी स्टेज? क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ते हैं ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होती है जिसमें आप रिकॉम्बिनेशन कराते हैं। रिकॉम्बिनेशन होता है, एक एंजाइम होता है, ये रहा रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज का मतलब है कि जो आपका डीएनए होता है वो पहले कट होगा, उसके बाद वहां पर उसकी ग्लू लगाई जाएगी। तो ये दो एंजाइम आएंगे यहाँ पर, एंडोन्यूक्लियस और दूसरा होगा लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कटिंग कराएगा, और लाइगेज क्या करेगा? उसकी जॉइनिंग करा देगा। ठीक है, इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है देन द अदर फेज ऑफ द प्रोफेज 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कि रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन के बाद आप ये पढ़ेंगे डिप्लोटीन स्टेज आती है। उस डिप्लोटीन में आप ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे चेस्मेटा। ठीक है, चेस्मेटा स्ट्रक्चर बनता है एक्स शेप स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट में आप ये पढ़ते हैं बेटा जो डाइकाइनेसिस आती है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। मैं सिर्फ आपको यही लाइन बता रही हूँ जो आपके पेपर में आने वाली है। मैं आपको आलतू फालतू की कोई चीज नहीं बता रही हूँ, बस कोई कॉन्सेप्ट होता है तो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में आप ये देखते हैं कि बेटा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बीच में अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल पर अरेंज होते हैं लाइक दैट। तो अगर यहाँ पर आपके 4 क्रोमोसोम थे तो 2 मेटाफेजिक प्लेट जो है यहाँ पर बन करके रेडी हो जाती है। एनाफेज के लिए आपको याद रखना है कि इनकी यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ऊपर मूव कर जाते हैं। ठीक है, आप बेसिकली आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है, जो ये स्प्लिटिंग होगी हम पढ़ रहे थे एम फेज में कि क्रोमोसोम जो है यहाँ पर मेटाफेज से जब अलग होते हैं तो यहाँ सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है। आपने याद रखना है यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होती है, बस ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? क्रोमोसोम जो है टीलोफेज में जब जाएंगे तो वहां पर न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और फिर दोबारा से सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि मियोसिस सेकेंड जब स्टार्ट होगी उससे बीच में एक फेज आएगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस फेज। ये रहा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट लिव स्टेज होती है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, एक ही बार रेप्लिकेशन होगा, बार बार नहीं होगा। फिर आता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में सेम आप ये पढ़ेंगे क्योंकि बेटा वहां पर कोई ज्यादा डिसअपीयरेंस या आप कह दें डीकंडेंसेशन तो हुआ नहीं था क्रोमोसोम का कि दोबारा से कंडेंसेशन हो। ठीक है, दोबारा से कंडेंसेशन हो, बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाफेज सेकेंड में आप ये पढ़ेंगे कि इक्वेटर पर आ गए माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म हुए अपोजिट पोल्स पर, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में आप ये पढ़ते हैं कि एनाफेज में हर एक जो आपका क्रोमोसोम था वो बीच में से अब स्प्लिट होगा, पहले नहीं हुआ था फर्स्ट एनाफेज में। सेकेंड एनाफेज में ये स्प्लिट होता है। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा, ये 2023 का क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उसको अटैच करके होल्ड करके रखते हैं हर एक क्रोमोसोम को जब वो स्प्लिट होते हैं सेंट्रोमियर से। देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपने ये स्प्लिटिंग नहीं सुनी थी, अब यहाँ से ये जो होगा इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो है बार बार यहाँ से स्प्लिट होते हैं, ये सेंट्रोमेयर से स्प्लिट होगा, एनाफेज पर मूव कर जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपने पढ़ना होता है कि जब ये टीलोफेज सेकेंड आएगा तो टीलोफेज सेकेंड में टेट्राज जो होता है मतलब 4 सेल जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। पहले आपकी एक सेल मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल बन गई। आप देख लीजिए ये क्या था? डिप्लॉइड स्टेज थी तो ये बने एन। दोबारा से क्या हुआ? जब मियोसिस सेकेंड हुई तो ये 4 सेल बन करके रेडी हो गई, और चारों कैसी थी? हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हुई हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। ठीक है, यहाँ पर ये दोबारा से आप कह सकते हैं कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, तो ये दोबारा से क्रोमोसोम हाफ क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये कह दें कि ये एन हाफ हो जाए मतलब 23 का भी और हाफ होगा तो वो उस सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो हाफ नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि मियोसिस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस का सिग्निफिकेंस होता है कि इसमें वेरिएशंस होते हैं, और वेरिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन।
अब भैया ये जो चैप्टर है इसके इम्पोर्टेंट PYQ मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए, कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया कहीं पर कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये जो पेज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। 15 दिन बचे हैं, अपनी मेहनत बिल्कुल तोड़ दो कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।